नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारतीय ज्योग्राफी में भारतीय कृषि के बारे में। आज हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे दोस्तों, जहां आपसे कृषि जोत, प्रमुख फसलें, प्रमुख अनुसंधान जो कृषि से संबंधित हो और इसके अलावा प्रमुख विशेष प्रकार की खेती जो भारत के विभिन्न जलवायु प्रदेशों में की जाती है। विभिन्न जलवायु प्रदेश कहने का मतलब दोस्तों, जैसे कि आप दक्षिण में जाओगे तो समुद्र के किनारे होने के कारण भारत के पश्चिमी और पूर्वी भागों पे तापमान सामान्य रहता है। तो इन प्रदेशों में सामान्य तापमान रहने के कारण रोपण कृषि की जाती है और रोपण कृषि करने के कारण यहाँ पे आपको जो नारियल है और तार है इनकी खेती ज़्यादा होती है, जो लंबे लंबे वृक्ष होते हैं। दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ी और कूप घाटी होने की, कूप घाटी मतलब कूप घाटी तो यहाँ होता है, कूप घाटी नहीं मतलब घेराव घाटी बोल सकते हैं। नीलगिरी की पहाड़ी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों में आती हैं और यहाँ पे चूँकि मानसूनी वर्षा आती है, फिर लौटती हुई बारिश मिलती है। पर्याप्त जलवायु अनुकरण होने के कारण यहाँ पे आपको मसाले की खेती की जाती है, यानी कि कर्नाटक के उच्च भाग में और केरला के निम्न भागों में मसाले की खेती होती है, काजू की खेती होती है। दोस्तों ये सभी प्रदेश अपने अपने विशेष प्रकार के फसलों के लिए जानी जाती है, जो कि जलवायु अनुकरण पर आधारित है। मेरा बार बार कहना है कि जलवायु का मतलब एक वर्ष के भीतर नहीं, लंबे समय तक, 35 वर्ष होता है ना, लंबे समय तक मौसमी परिघटना। और मौसम का अर्थ होता है एक वर्ष के अंदर की ऋतु। मौसम इक्वल टू एक वर्ष के अंतर्गत ऋतुएं परिवर्तन। तो दोस्तों भारत चूँकि एक मानसूनी प्रदेश है, यहाँ पे गर्मी के ग्रीष्मकाल के जस्ट बाद वर्षा ऋतु आती है, फिर शरद ऋतु आती है और उसके बाद वसंत और फिर शरद। तो अलग अलग मौसमी परिघटनाएं, अलग अलग ऋतु परिवर्तन और अलग अलग जलवायु अनुकरणीय प्रदेश होने के कारण यहाँ अलग अलग तरह के खेती की जाती है। अगर दोस्तों आपको जो बात किया जाए इस साइड भारत के पूर्वी भागों में, तो चूँकि पूर्वी भागों में ढलान ज़्यादा है पहाड़ी भागों होने के कारण, इन ढलान वाले भागों पे, इन जगहों पे दोस्तों आपको चाय की खेती और कॉफ़ी की खेती बहुत मात्रा में की जाती है। पश्चिम बंगाल में दलदली और तराई क्षेत्र होने के कारण, तराई बुझते ना जिसमें पानी की मात्रा, नमी की मात्रा, ह्यूमिडिटी की मात्रा ज़्यादा हो, तराई क्षेत्रों होने के कारण दोस्तों यहाँ जूट की और चावल की मैक्सिमम खेती होती है। और जूट और चावल उत्पादन में मेरा WB एक नंबर पे आता है दोस्तों। क्योंकि हमने अभी भी बोला सुंदरवन डेल्टा जैसे मैंग्रोव वनस्पति वहाँ मिलती है, सेम यही सब रीजन है। और फिर मध्य भागों में उत्तर प्रदेश और बिहार में गेहूं चावल, उत्तर प्रदेश में गन्ना, और फिर नीचे महाराष्ट्र और गुजरात में कपासी खेती, और फिर यहाँ पे भी गन्ने की खेती, और ऊपर में कश्मीरी भागों में केसर की खेती, और हिमाचल प्रदेश भागों में सेब की खेती ठंडे प्रदेश होने के कारण की जाती है। मतलब अलग अलग जलवायु प्रदेश होने के कारण अलग अलग फसलें दोस्तों आपको भारत के हर विशेष क्षेत्रों में उगाई जाती है। तो आज हम पढ़ते हैं भारतीय कृषि को, थोड़ा डिटेल से हम एक एक करके जानेंगे और सभी चीज़ें दोस्तों आपको स्पष्ट रूप से बताएंगे। इसमें एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस भी आपको बताएंगे, जो कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं। तो चूँकि दोस्तों भारत की, अब नोट कीजिएगा, लगभग दोस्तों भारत की 51% भूमि यानी मिट्टी यानी सॉइल, और एरिया बोल सकते हो, सॉइल नहीं, मिट्टी नहीं, एरिया, और 55% जनसंख्या यानी दोस्तों पॉपुलेशन डिपेंड करती है कृषि पे। इन इंडिया 51% जमीन और 55% लोग जुड़े हुए हैं भारत में कृषि से। इसीलिए भारत की GDP में अगर सबसे बड़ा योगदान है तो वो आज भी एग्रीकल्चर का है, कृषि का है, और भारतीय राष्ट्रीय आय में एक महत्वपूर्ण योगदान निभाता है, वो अभी कृषि है। तो दोस्तों कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ की हड्डी है। अगर भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि कमज़ोर होती है तो मतलब भारतीय GDP गिर जाएगी और भारतीय GDP भी कमज़ोर होगी। एक क्वेश्चंस आया था दोस्तों, किस देश
कृषि को मानसूनी जुआ कहते हैं। और आंसर होता है दोस्तों भारत, क्योंकि भारत में अगर मानसून अच्छा होता है तो कृषि अच्छा होती है, जीडीपी अच्छा होता है। मानसून खराब, कृषि खराब, जीडीपी खराब। मतलब कृषि भारत की रीढ़ की हड्डी है, और कृषि में अगर बदलाव होता है तो जीडीपी में बदलाव होता है। इसीलिए जुआ कहा गया दोस्तों किसको, कृषि को, जो मानसूनी आधार पे है। तो अब चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कृषि के विभिन्न पहलुओं पे। तो जब भारत आज़ाद हुआ था उससे पहले और जब भारत आज़ाद हो गया उसके बाद, दोनों कंडीशनों में भारत के जो कृषि मंत्री थे 1946 के अंतरिम कैबिनेट में और 1947 के प्रारंभिक कैबिनेट में, दोनों में खाद्य एवं कृषि मंत्री भारत के थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। कृषि और खाद्य मंत्री प्रथम, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कृषि से जुड़े हर एक टॉपिक को हम आपके सामने रखेंगे, जो एग्जाम में विशेष रूप से आता है उसको हम पढ़ेंगे। अगर कृषि के विषय की बात की जाए, संविधान में कृषि के उल्लेख की बात की जाए, तो दोस्तों भारत में कृषि जो है राज्य सूची में दर्ज है, जो कि अनुसूची 7वीं अनुसूची में है। हम आपको पढ़ाएंगे ये चीज़ें फिर से, 7वीं अनुसूची में है। अगर हम इसके भाग या प्रविष्टि की बात करें तो प्रविष्टि 14 में है। सर एक राष्ट्रीय कृषक आयोग है, राष्ट्रीय कृषक आयोग, जिसकी स्थापना 1976 में की गई थी। राष्ट्रीय कृषक आयोग की स्थापना 1976 में, स्टार मार के रखिएगा सर ये सभी चीज़ें। इन्होंने 2006 में बोला कि कृषि केंद्र का भी विषय होना चाहिए और कृषि राज्य का भी विषय होना चाहिए। इसीलिए 2006 में इन्होंने प्रस्ताव डाला क्या कि इसे समवर्ती सूची में डाला जाए। समवर्ती सूची ऐसी सूची होती है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों के विषय शामिल होते हैं। तो वर्तमान में अभी तक कृषि राज्य सूची अनुसूची 7वां के भाग में दर्ज है। अगर आपको भारत में कृषि आधारित क्या कहते हैं संस्थाएं, वो सारे हैं जो कि आपको पढ़ाएंगे, लेकिन जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हो गया, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद हो गया, भारतीय चावल अनुसंधान हो गया, जो मसाले जूट, ये सभी अनुसंधान संस्थान दोस्तों आपको एक एक करके बताएंगे। चलिए हम बात करते हैं भारत में कृषि के प्रमुख फसलों की, चूँकि कृषि का सीधा अर्थ होता है फसलों के उत्पादन से। कृषि का अर्थ होता है फसलों का उत्पादन। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स, फूड बोल दो डायरेक्ट, प्रोडक्शन ऑफ फूड्स, फसलों का उत्पादन। तो दोस्तों फसलों के उत्पादन के लिए भारत में चूँकि मानसूनी है, कृषि मानसूनी आधारित है, तो इसीलिए मानसून पे निर्भर होने के कारण भारतीय कृषि 3 भागों में बटी हुई है। पहला है रबी, दूसरा है खरीफ, तीसरा है जायद। मानसून के आगमन के जस्ट बाद, जब मानसून का आगमन होता है सर जून जुलाई में, मानसून का आगमन होता है जून जुलाई में, और उसी के जस्ट बाद जुलाई से अक्टूबर तक, मध्य जुलाई यानी 15 जुलाई से अक्टूबर तक आपको ये रबी हम उल्टा लिख दिया है, खरीफ फसलें उगाई जाती है। इसके बाद अक्टूबर से फरवरी तक होता है सर, फरवरी तक रबी फसलें उगाई जाती है। इन दोनों फसलों के मध्य जो टाइम बच जाता है, रबी और खरीफ और रबी के मध्य का समय के बीच का समय में जायद फसलें उगाई जाती है। बीच के समय में जायद फसलें उगाई जाती है दोस्तों।
लेकिन दोस्तों ये तो एक भाषा हुआ, अस्पष्टता। ये फसलों के उगने का क्रम है, उगने का क्रम है, मतलब बुआई और कटाई का क्रम हमने नहीं बोला है दोस्तों। यदि खरीफ फसल की बुआई की बात की जाए, बीजारोपण बोलते हैं, बीजारोपण, ये होता है मध्य जून में। मध्य जून में बीजारोपण होता है और जुलाई में फसलें बढ़ना शुरू हो जाती है, अपने चरण पे आ जाती है, और सितंबर से अक्टूबर तक इसकी कटाई हो जाती है। यानी दोस्तों खरीफ फसलों का अगर समय बोला जाए तो एक्चुअल में होता है जून से अक्टूबर तक, यानी मानसून पर आधारित कोई फसल है तो वो है खरीफ फसलें। चलिए, इसके बाद आती है दोस्तों रबी फसलें। जैसे ही अक्टूबर में खाली हुआ, अक्टूबर से लेके आपको फरवरी तक आपको बुआई होती है, बीजारोपण बोलते हैं। अब रबी फसल की बात की जाए तो रबी फसल का बीजारोपण होता है अक्टूबर से फरवरी तक, और मार्च से लेके मई तक में इन फसलों को काटा जाता है, यानी ये फसलें तैयार हो जाती है। इन दोनों फसलों को कहा जाता है कि 6 मंथ का समय दिया जाता है एक्चुअल में, लेकिन कभी कभी इन दोनों फसलों के बीच जो समय बच जाता है उन फसलों में खीरा, ककड़ी जैसे फसल उगाए जाते हैं, तरबूज भी, जो गर्मी के मौसम में ज़्यादातर लतरने वाले पौधों से पाया जाता है। तो अगर फसलों की बात की जाए तो भारत में खरीफ, रबी और जायद 3 तरह के फसल होते हैं। एग्जाम में दोस्तों अधिकतर आपको प्रमुख फसलें दे दी जाती है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि धान किस प्रकार की फसलें हैं। ऑप्शन ए रबी, बी खरीफ, सी जायद। हमने मार दिया खरीफ। सर याद करेंगे तो दिक्कत होगा, सब तो याद रहेंगे नहीं, कुछ कुछ है लेकिन याद तो करना पड़ेगा। लेकिन इसका 1-2 मेथड है जो हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों ज़रा ध्यान दीजिएगा, हमने बोला है क्या कि साउथ वेस्ट पवने, मानसूनी पवने से सर्वाधिक बारिश करवाती है, उसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। और दक्षिण पश्चिम मानसून में सर्वाधिक बारिश होती है। और जब आपको काली मिट्टी पढ़ाए थे तो उसमें पढ़ाए थे दोस्तों कि पानी सोखने की मात्रा ज़्यादा होती है। किसमें सर? काली चिकनी मिट्टी। तो इसमें पानी सोखने की मात्रा ज़्यादा होती है, जिस कारण इसमें धान, ज्वार, मूंगफली की खेती होती है। तो दोस्तों होता क्या है कि धान को उगने के लिए पानी चाहिए भयानक। पश्चिम बंगाल में होता क्या है कि बंगाल की खाड़ी और साउथ वेस्ट पवने और लौटती हुई पवने, इसको हमेशा 24 घंटा प्लस 365 दिन हमेशा धान के लिए और जूट के लिए अनुकूल पानी उपलब्ध कराती है। ये आपको अब आएगा मानसून से रिलेटेड कृषिएं। इस तरह से पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा। मतलब दोस्तों अगर खरीफ फसलें की बात की जाए, अगर खरीफ फसलों की बात की जाए तो सर खरीफ होता है, हमने बोला कि जून जुलाई, टाइम याद रखना, जून से अक्टूबर, इस दौरान होता है मानसून। पानी ज़्यादा चाहिए। कम से कम 3 फसलें जो एग्जाम में पूछी जाती है, धान, ज्वार, मूंगफली, इसके अलावा तिलहन, सरसों छोड़ के दाल भी होता है दोस्तों। इसके बाद आते हैं हम लोग रबी फसलों पे। मेन यही 2 हैं, जायद में तो 4 हैं, वो भी आप याद हो जाओगे। सर धान में पानी ज़्यादा होता है, खरीफ फसलें हैं। गेहूं में पानी कम लगता है, और गेहूं के साथ एक फसल हमेशा उगता है दोस्तों, उसका नाम है सरसों। सरसों के बीज आपको सरसों गेहूं के साथ हमेशा उगते हुए आपको देखे जाएंगे। गेहूं के खेतों में सरसों के दाने ऐसे ही छींट दिए जाते हैं। तो गेहूं, सरसों, हड़प्पा में जब आपने पढ़ा होगा सर, तो हड़प्पा में आपने एक फसल का नाम सुना होगा जो साथ साथ चलते थे, गेहूं और जौ, धान और जौ।
जौ फसल है वो गेहूं के साथ उगते हैं, जबकि ज्वार जो है दोस्तों वो धान के साथ उगता है। इसके अलावा दोस्तों दलहन फसलों में अगर आ जाएं तो यहाँ पे मटर, ये चना और मसूर ये दाल होती है। तो इधर अरहर, मूंग, उड़द ये दाल इधर उगती है। तो आपको बस इतने फसल याद रखने हैं जो कि खरीफ और रबी में पूछे जाते हैं। इसके अलावा इतना पूछा भी नहीं जाता है आपको। धान, गेहूं, जौ, ज्वार ये 4 इम्पोर्टेंट है। मसूर नहीं, ये मटर भी पूछा जाता है कभी कभी, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। एक फसल जो इम्पोर्टेंट है और वो फसल है दोस्तों खरीफ के समय और पानी चाहिए, वो होता है सर तंबाकू। तंबाकू के पत्ते में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, सुखाने पे इसलिए वो पूरा खरखर हो जाता है। खरीफ फसलों में दोस्तों धान और तंबाकू को याद रखने का एक चीज़ है, ये एकदम खरखर करता है। जब आप इसको रगड़ो हाथ से खरखर करेगा। धान और तंबाकू रगड़ रगड़ के खाने वाला है ना वो चीज़, इसीलिए ये दोनों खरखर हैं। तो रबी फसल, ये खरीफ फसल है। जो मुलायम होते हैं वो होते हैं दोस्तों सरसों, वो होते हैं गेहूँ, वो होते हैं रबी फसलें। इनके बीच में उगता है दोस्तों जायद। और जायद में गर्मी के महीने में आप क्या क्या खाते हैं? तो आप खाते हैं सर तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी और करेला लतरने वाले। बस इतना याद रख लेना, ये आपके हो गए जायद। तो प्रमुख कृषि फसल में आपको ये आते हैं। आपको कौन 1 नंबर पे है, कौन 2 नंबर पे है, इसकी व्याख्या भी कर देंगे दोस्तों। ये भी डिटेल से हम आपको बता देंगे। हम आपको अभी बताने वाले हैं दोस्तों प्रमुख कृषि प्रकार के बारे में, जैसे कि स्थानांतरण कृषि, वाणिज्यिक कृषि, सामूहिक कृषि, झूम खेती। चलिए दोस्तों अब हम कृषि के प्रकार की बात करते हैं। चलिए दोस्तों, विश्व में 8 तरह की कृषि की जाती है, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। विश्व में विशेषकर 12 तरह होते हैं, लेकिन भारत में और विश्व में प्रमुख 8 कृषियां हैं जो की जाती है। पहला है दोस्तों जीविकोपार्जित कृषि, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। यह दोस्तों आपको बस इसे भी याद नहीं रखना है, जो याद रखना है वो पॉइंट हम आपको बताते चलेंगे। दोस्तों वैसी कृषि जिसमें लोग अनाज उगाते हैं और अपने ही सदस्यों, जितने फैमिली मेम्बर होते हैं, उन्हीं के बीच में उन अनाजों का उपभोग करते हैं, खा जाते हैं, उनको आप यूज कर लेते हैं। आप जो उगाए वही खाए, इसको हम बोलते हैं जीविकोपार्जित कृषि। इसको जीवन निर्वाह यहाँ पे हम लिख देते हैं। ये क्वेश्चन है, विश्व में 50% जनसंख्या कौन सी खेती करती है, कौन सी कृषि करती है? ये क्वेश्चंस आ चुका है, ये आप ध्यान दीजिएगा। विश्व में 50% जनसंख्या मतलब 50% आबादी केवल और केवल जीविकोपार्जित कृषि करती है। खुद खाते हैं, अपने परिवार के सदस्यों को खिलाते हैं और उनसे अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इसे बोलते हैं हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये क्वेश्चंस आ चुका है। अगला है दोस्तों स्थानांतरण कृषि या स्थानांतरित कृषि। ये कृषि में दोस्तों क्या होता है कि लोग एक जगह पर रह के खेती नहीं करते हैं। ये प्राचीन है, पारंपरिक खेती बोलते हैं, इसको झूम खेती बोलते हैं, पालमु खेती बोलते हैं। ये आपको नाम याद रखने। होता क्या है दोस्तों, प्राचीन समय में लोग एक स्थान पर रहते नहीं थे। यहाँ पर भयानक जंगल था, इन भयानक जंगलों में दोस्तों आबादी रहती तो थी, लेकिन इन जंगलों में उनको जीविकोपार्जन के लिए जो अनाज चाहिए था, जो फूड चाहिए था, जो ग्रेन्स चाहिए था, इसके लिए उन्होंने क्या किया, जंगल के जंगल साफ कर दिए और उगा दिया खेती पर एक नया फसल। इन साफ जंगलों पे उन्होंने नया फसल उगा दिया। और जब इन ज़मीन की उर्वरता ख़त्म हो गई या इन फसलों के उगने के बाद नए फसलों के लिए जो उर्वरता चाहिए थी इन मिट्टी में समाप्त हो गई, तो ये चले गए दूसरे जगह और वहाँ के जंगल काटे, फसल उगाए।
इसे बोलते हैं स्थानांतरण कृषि। स्थानांतरण कृषि में दोस्तों एक क्वेश्चन हमेशा आता है और वो क्वेश्चन है दोस्तों कि झूम कृषि किसे कहते हैं। आपको झूम कृषि के बारे में पूछ देगा तो आप इतने 8 एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल मारना जिसको बोलते हैं शिफ्टिंग फार्मिंग। इसे दोस्तों हम लोग झूम कृषि बोलते हैं। अब कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि भारत के किस भागों में झूम कृषि प्रचलित है, तो आप मार देना उत्तर पूर्वी राज्यों में। उत्तर पूर्वी राज्यों में एक नाम जो मणिपुर में चलता है उसका नाम है पालमू, और भी बहुत सारे नाम हैं। ये 2 नाम एग्जाम में हमने देखे हैं, इसीलिए आपको हम पूछे हैं कि कृषि स्थानांतरण कृषि का मतलब होता है जगह बदल बदल के कृषि करना। और उत्तर पूर्वी राज्यों में आपको इसका नाम झूम है। उत्तर पूर्वी राज्य ये वाले क्षेत्र जो 8 बहनें हैं, 7 सिस्टर, उसमें एक मणिपुर भी आता है, लेकिन मणिपुर में फिर इसका नाम पालमू हो जाता है, इसीलिए एक एक्सेप्शन आ जाता है। चलिए अब आगे हम इसके बाद बात करेंगे विस्तृत कृषि, एक्सटेंसिव कृषि के बारे में। तो दोस्तों भारत में कृषि आधारित जनसंख्या तो है, लेकिन क्या कारण है कि कृषि से आय भारत में ज़्यादा नहीं है। किसानों की इनकम आज भी बहुत कम है। रीजन क्या है दोस्तों? रीजन है भारत में ज़मीनों का बंटवारा। आज भी भारत में 50% जनसंख्या जो कृषि पे आधारित है उसके पास 2 हेक्टेयर से कम की ज़मीन है। इन छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े हैं। अब इन छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़ों पे वो क्या उगाएं भाई? यहाँ मशीन चलाएं तो चलाएं कैसे? बड़े बड़े मशीन लगाएंगे, उनका खर्चा देंगे, लेकिन भाई हम वो मशीन को लगाएंगे तो इतने छोटे ज़मीन पे लगा के क्या फ़ायदा? वैसे किसान जिनके पास इतनी बड़ी ज़मीनें हैं, जिनमें वो एक साथ बहुत विशाल तौर पे फसलों को उगा सकते हैं, जहां वो बड़े स्तर पे आधुनिक मशीनों का प्रयोग कर सकते हैं, जहां जिनके पास हजारों हेक्टेयर ज़मीनें होती है या विस्तृत खेती, बहुत सारे किसान मिलके उत्पादकता बढ़ाने के लिए पूंजी फंसाते हैं। अमेरिका में ये खास करके विस्तृत है। अगर पूछा जाए तो अमेरिका में किस प्रकार की खेती होती है? विस्तृत। यहाँ पर लोग क्या करते हैं, किसान आपस में अपनी ज़मीनें मिला देते हैं और आधुनिक मशीनों के जरिए यहाँ उपज करते हैं और अपने हिस्से की ज़मीन का भाग ले लेते हैं। इसके बाद आता है वाणिज्यिक कृषि। 1 नंबर का जस्ट उल्टा है 4 नंबर। 1 नंबर का उल्टा है दोस्तों 4 नंबर। 1 नंबर में जो उगाते हैं खुद खाते हैं, 4 नंबर में जो उगाते हैं खुद नहीं रख के पूरा मार्केट को बेच देते हैं। वाणिज्यिक कृषि को बोलते हैं कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग का मतलब होता है दोस्तों उगाओ बाजार ले जाओ, उगाओ बाजार जाओ बेच आओ। ये इसका स्लोगन है, उगाओ बाजार जाओ बेच आओ। मतलब वाणिज्यिक कृषि, ये सभी चीज़ें याद नहीं रखनी है, समझनी है। याद रखना है दोस्तों ये सभी पॉइंट है कि अमेरिका में वाणिज्यिक कृषि चलती है। विश्व में 50% आबादी जीविकोपार्जित कृषि पर काम करती है। झूम कृषि स्थानांतरण कृषि का उपनाम है। मणिपुर में इसे ही पालमू कहते हैं। वाणिज्यिक कृषि का मतलब होता है कि जो बाजार में बेचने वाले के होते हैं, जैसे दोस्तों गन्ना, जैसे जूट, जैसे चाय, जैसे कॉफ़ी, ये सभी विश्व में वाणिज्यिक कृषि के भाग हैं, जो कि इसके उत्पाद विश्व में बेचे जाते हैं, निर्यात किए जाते हैं। ये बेचने वाले जो उत्पाद हैं इन्हें वाणिज्यिक कृषि कहा जाता है। दोस्तों वाणिज्यिक कृषि में हमेशा एक पॉइंट आप याद रखिएगा कि चावल 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 पूछा जाता है। दोस्तों चावल जो फसल है क्या वह विस्तृत कृषि का भाग है कि वाणिज्यिक कृषि का स्टार मार देना? चावल दोस्तों वाणिज्यिक कृषि का भाग है। चावल विश्व में बड़े स्तर पर न सिर्फ उगाया जाता है बल्कि बेचा भी जाता है। अब आते हैं दोस्तों बागानी यानी प्लांटेशन पे। इसे हम लोग दोस्तों रोपण कृषि भी बोलते हैं। रोपण कृषि में क्या होता है दोस्तों कि जैसे भारत के पूर्वी भागों में और पश्चिमी भागों में और दक्षिणी भागों में दोस्तों नारियल, रबर,
चाय, कॉफ़ी, ये सभी फसलें बहुत मात्रा में होती है। होता क्या है दोस्तों, ये लोग एक फार्म बनाते हैं, इन फार्मों को आपस में, ये मतलब मिल के एक फार्म बनाए, घेर दिया, और इन फार्मों में अनुकूल जलवायु के बाद ये लोग इन फसलों को, रबड़, चाय, कॉफ़ी, इन फसलों को रोपित करते हैं, रोपते हैं। बागानी करने का मतलब जैसे आप लोग गमला लाए और उसमें रोप दिए और उसको बार बार देखते हैं कि छाया पड़े, ऊपर से उसको आप फार्मिंग करते हैं। एक फार्म बनाया, इन फार्म के अंदर इन फसलों को उगाया और बड़े स्तर पे उगाया, इसे बोलते हैं रोपण कृषि। इसमें रबर, चाय, कॉफ़ी, नारियल जैसे फसल उगाए जाते हैं। अगला है दोस्तों जैविक कृषि। जैविक कृषि, आपने इसका नाम बहुत सुना होगा, आप जानते होंगे कि यह बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। कृषि का चर्चा हो तो जैविक कृषि का चर्चा होता है दोस्तों। यूरिया, नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटासियम, इनके जो प्रोडक्ट हैं, जो उर्वरक हैं, जो कि मिट्टी में फसलों की उर्वरता को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है, अगर इनके जगह पे हम उर्वरक के रूप में माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोडक्ट, माइक्रोबायोलॉजिकल जैसे कि शैवाल, फंगस, बैक्टीरिया जिसको जीवाणु बोलते हैं, इन चीज़ों को, केचुए, इन सभी चीज़ों को अगर हम कृषि के उत्पादन में जो उर्वरता बढ़ाने के लिए प्रयोग करें, इसे बोलते हैं ऑर्गेनिक खेती। अगला है जल कृषि, नाम ही है, जैसे मखाना जैसे जो फसल होते हैं, या एक जल में हम लोग सिंघाड़ा बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो पता नहीं, वो जो छठ पूजा में यूज होता है, वो सभी चीज़ें जो जल में उगाई जाती है, जिसमें केवल और केवल जल की आवश्यकता होती है, उस तरह की कृषि को जल कृषि बोलते हैं। जल कृषि में मत्स्य पालन नहीं आता है, मत्स्य पालन कृषि का भाग नहीं है। इसके बाद आता है दोस्तों एक्वापोनिक्स कृषि। एक्वापोनिक्स कृषि क्या होता है, एक टैंक बनाया जाता है दोस्तों, एक टैंक में एक लेयर बनाया जाता है, नीचे पानी भर दिया जाता है, जिसमें मछलियाँ तैरती हैं, और इन मछलियों के ऊपर दोस्तों, इस टैंक के ऊपर जलीय पौधे उगाए जाते हैं जिनमें जल की मात्रा कम होती है। इस तरह की कृषि को एक्वापोनिक्स कहते हैं। एक्वापोनिक्स एकमात्र कृषि है जिसमें मत्स्य पालन किया जाता है, मतलब मछलियाँ साथ साथ उगाई जाती है। तो ये क्वेश्चंस आ सकता है लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं कृषि के अलग अलग फैक्ट के बारे में।